हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू द बायोलॉजी सेशन। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका कंसेप्ट प्लस एमसीक्यूज वाला सीरीज। यानी अब जो हम बात किया करेंगे हमारे सेशंस में, पहले हम उसमें देखेंगे उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द वेरी बेसिक वन, बहुत ही बेसिक स्टेप है। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर कैडर, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिगार्डिंग योर सेल। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे आपके उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सो आज का जो टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज योर सेल, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बना है? सेल से बना है। तो अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो बिगिनर हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अपने जर्नी को, जो बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं समझ आता कि कहाँ से चीज़ें पढ़ना शुरू करें, जिन्हें लगता है कि उनको सेल में भी प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सेल को भी करेंगे तो हमें उसमें भी इशू आएगा, राइट। जिनको लगता है कि चीज़ें इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाती है, उन सब के लिए ये सीरीज जो अब मैंने शुरू की है, हमने शुरू की है आपके मास्टर कैडर के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको बिना मिस किए चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाइए, उसे एनालाइज कीजिए। जो टॉपिक में चीज़ें आपको लगती है कि आपको समझ नहीं आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको जो है वो क्लियर करवाया जाएगा। प्लस कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे यहाँ पर आकर बात करूं और वो टॉपिक मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है या डिस्कस नहीं किया है, तो आप वो भी हमें यहाँ पर बता सकते हैं, तो उसके बारे में भी जो है हम वहां पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो अब हम शुरू कर रहे हैं आपका सेल चैप्टर। सेल टॉपिक है, बेसिक है, बिगिनर्स जो है वो ध्यान रखिएगा। सेशन को एंड तक देखिए। सेशन के एंड में मेरे पास है आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, जिसका कमेंट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। जिनके भी आंसर्स करेक्ट होंगे उनके नेक्स्ट सेशन के अंदर नेम्स यहां पर स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक अ जेस्चर ऑफ एप्रिशिएटिंग द पीपल हु आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, दैट इज सेल। तो सेल बेसिकली है क्या? अब अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा कि दिस इज योर सेल। सेल क्या है? सेल बेसिकली आपका कोशिकाएं, हम इसको कहते हैं ना, हिंदी में से कोशिका कहते हैं। और सेल इज बेसिकली दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं ऐसे शुरू करूं, आपसे पूछूं कि सेल क्या है, सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। ये आपका वैसे भी क्या है? सेल है। तो ये क्या है? आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है बेसिक यूनिट का? बेसिक यूनिट का मतलब है कि इट इज वेरी मच फंडामेंटल इन नेचर, राइट। तो ये कैसा है? आपका फंडामेंटल इन नेचर है। इसके बिना आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, और वो आगे जाकर आपका एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है वो यहां पर आपका ना न्यूट्रिशन ले पाएगा और ना ही वो एक आपका ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ठीक है जी, जस्ट वेट। ठीक है जी। सो यहां पर दिस इज योर सेल, दिस इज कॉल्ड एज योर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम बेसिक यूनिट की बात करते हैं या जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आपका यहाँ एसेंशियल है वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैं अगर पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये बहुत ही बेसिक है। तो अगर कोई बिगिनर है ना आप में, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं दैट इफ समबडी इज बिगिनर, देखिए आप में से कोई भी ऐसा है जिसको बिल्कुल ही समझ नहीं आती, कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि बायोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही बोरिंग है, लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। आराम से सेशन को देखो, बिना कोई स्ट्रेस लिए, ठीक है, बिना ऐसे सोचे मास्टर कैडर आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। और मान लेते हैं 1% कि आपकी बात मान लेते हैं कि अभी तक आया नहीं है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तब तैयारी करेंगे जब आएगा, ठीक है। तो क्या आपको सिर्फ मास्टर कैडर करना है? क्या आपको कोई और एग्जाम नहीं देना है? क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि सेंटर के एग्जाम्स निकलते हैं, DSSS भी है, KVS का एग्जाम आएगा, कुछ तो आएंगी ना चीजें, सेंटर की जॉब्स निकलेंगी, उसके लिए भी तो आप एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। तो उसमें भी तो चीजें आपकी वही वाली आती हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका यहाँ पर दैट इज योर सेल। तो अब इसीलिए कह रही हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा है पर्सन है जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियस है अपनी चीजों को लेकर, वो यहाँ पर आपका डेफिनेटली ध्यान दीजिए, आपको चीजें मैक्सिमम समझ आएंगी और इजी भी लगेगा, राइट। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही बोलते हैं कि एक सेल होता है, जैसे एक इंडिविजुअल है आपका, दैट इज कॉल्ड एज सेल। अब ये सेल आपका ग्रुप में जाएगा और बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाएंगे आपके टिश्यूज, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, राइट। और ऑर्गन सिस्टम्स जो होंगे वो मिलकर बताएंगे आपका दैट इज ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और ये आपका बनेगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या है आपका? दीज आर द काइंड ऑफ योर, ये क्रोनोलॉजी बनती है आपकी। तो ये एक सेल है, ग्रुप ऑफ ग्रुप, ग्रुप एंड ग्रुप। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होता है। पहले तो आप ये पढ़ते हैं ना, उसके बाद जब हम 11th 12th में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल बनता है इट इज बेसिकली दी स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज कॉल्ड एज योर सेल, ठीक है। तो ये बनता है आपका सेल, और ये आपका क्या है? दिस इज द बेसिक वन। अभी आप जब आगे जाते हैं तब आप इसको पढ़ते हैं। अब इसके बारे में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, ये कहां से पता चलता है? जब सेल की डिस्कवरी हुई, सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो आपका डिस्कवर किया है, तो वहां से ये पता चलता है कि इट इज योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो स्ट्रक्चर भी बनाती है ऑर्गेनिज्म का एंड इसका फंक्शनल होना फंडामेंटल भी है आपका, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो सेल है इसकी फिर जो दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्कवरी। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया है? इसकी डिस्कवरी की है आपके सेल की। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी इट वाज बेसिकली अ डेड सेल, क्योंकि इन्होंने काम किया है आपका किसके ऊपर? कॉर्क सेल के ऊपर। तो इन्होंने कॉर्क पे काम किया है विच वाज बेसिकली डेड इन नेचर, दैट इज अ रॉबर्ट हुक। अगर डिस्कवरी हम बात करें लिविंग सेल की, कि लिविंग सेल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया है, तब उनका नाम यहां आता है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी है जो आपके लिविंग सेल के बारे में बात करती है। और फिर ये कहते हैं कि आपका जो सेल है वो बैक्टीरिया में भी है, वो आपके जो स्पर्म में से निकालते हैं उसमें से भी है, प्रोटिस्टा के अंदर भी है। वो कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम लिविंग सेल के नाम से जानते हैं। तब यहाँ से आपकी डिफरेंशिएशन जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। जो डिफरेंस है वो आपका फिर यहां से क्लियर होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लिविंग एज वेल एज योर नॉन लिविंग काइंड ऑफ योर स्ट्रक्चर्स। अब आप यहां पर देखोगे दिस इज द सेल, ये तो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं।
अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, तो इसको और ज्यादा ध्यान से देखने की क्या जरूरत है। देखो, पहले सबसे पहले डिस्कवर हुआ है आपका डेड सेल, इस चीज को याद रखिए, है ना। डेड सेल के बाद बोला गया कि सेल जो होता है वो आपका लिविंग भी होता है। अब जब बहुत सारे साइंटिस्ट इसको पढ़ रहे हैं, दे कीप ऑन सर्चिंग, अब वो अलग अलग आपके रैंडम एग्जांपल्स उठा रहे हैं कि क्या ये सेल से बना है, क्या ये सेल से बना है, XYZ कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। अब उस स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं वो, इस लिविंग सेल के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये आपका सेल बना है, ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अब यहां पर पढ़े जा रहे हैं। तो अब सेल तो क्योंकि सबको पता चल ही गया, तो अब ये कह रहे हैं कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, तभी तो वो लिविंग है। ये तो यहीं से पता चल जाता है, साइटोप्लाज्म लिविंग है। फिर इसमें पता चलता है आपके सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल का मतलब होता है, ऑर्गेनेल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपको यहां से पता चल। जैसे न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो कहां से है, सेल बेसिकली कंटेन्स द न्यूक्लियस, ये आपको कहां से पता चलता है, तो ये आपका प्लांट से निकाला गया है, यानी प्लांट सेल को स्टडी करके निकाला गया है। सेल के अंदर सारकोड प्रेजेंट होता है, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज योर सेमी फ्लूइड, ठीक है, एक जो है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है और उसका नाम दे दिया गया सारकोड। ये कहां पर स्टडी किया गया है, ये स्टडी किया गया है मसल के ऊपर, यानी मसल सेल्स को पढ़ा जा रहा था और वहां पर वो कहते हैं कि यहाँ सारकोड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन की गई इस बात के अंदर, जब इसे मॉडिफाई किया गया तो बोला गया कि वो सेमी फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड नहीं, वो आपका सेमी फ्लूइड मटेरियल है और उसे कहा गया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी, इसे क्या कहा गया, प्रोटोप्लाज्म कहा गया, ठीक। फिर इस प्रोटोप्लाज्म के बाद अब ये आपका क्या है, इसे बोला गया कि बिल्कुल सही बात है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये आपका यहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज बेसिकली बायोप्लाज्म और इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, तो इट इज कॉल्ड एज बायोप्लाज्म। और बाद में जाकर इसे बोला कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये हक्सले ने कहा, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, इट वाज सेड बाय हक्सले। तो हक्सले वाज द साइंटिस्ट जो आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ बताते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट कि सेल के अंदर अगर आप न्यूट्रिएंट्स को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपका प्लांट सेल को ही पढ़ा गया, एनिमल सेल को ही पढ़ा गया, वहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों को और डिफरेंट सेल्स को स्टडी किया जा रहा है, यहाँ पर डिफरेंट ओरिजिन्स को लिया जा रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई नए से नया पैरामीटर जो है आ जाता है, नया से नया फीचर आपको वहां पर आपके उस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस वाज योर एनाटॉमी ऑफ अ सेल। फिर बाद में यहां से पता चलता है कि प्लांट सेल के ऊपर जब अलग काम हो रहा था, ठीक है, कोई एक पर्सन है जो आपके प्लांट सेल पे काम कर रहे हैं, राइट, तो वो उसकी लीनिएज ऐसे चल रही है। अब कोई एक साइंटिस्ट है जो आपके एनिमल सेल पे काम करते हैं, फिर जब वो अपनी डिस्कवरीज को डिस्कस करते हैं तो वो एक जाकर एक पॉइंट पर आते हैं जिसे कहते हैं वो सेल थ्योरी। तो यहां पर उनको लगता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं उनमें 19 और 20 का ही फर्क है। फर्क क्या है कि प्लांट सेल के अंदर आपको सेंटर में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले डिफरेंस तो यही है कि प्लांट सेल के अंदर आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट, और यहां पर आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहां क्या होती है, सेल वॉल इज बेसिकली एब्सेंट। पहले तो ये फीचर हो गया आपका। दूसरा फीचर क्या है, दूसरा ये है प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंटर में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है विच इज लार्ज इन नेचर, राइट, और यहां पर क्या होता है आपको मैनी वैक्यूल्स, यहां पर आपको साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स मिल जाएंगे और वो भी कैसे, पेरिफेरल इन नेचर, ठीक है, तो वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में नहीं होता है। सेंटर में एनिमल सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो यहां क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो नाउ दिस इज योर सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बाद प्लांट और एनिमल सेल का ये डिफरेंस हो गया आपका। इसके बाद सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी से पता चलता है कि आपके जो सेल होता है इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट इन नेचर।
सेल क्या है? सेल इज बेसिकली इंडिपेंडेंट इन नेचर। इंडिपेंडेंट है यानी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज क्या पता चलती है? दूसरी चीज ये पता चलती है कि जो सेल होता है इसमें क्या होती है आपकी सेल डिवीजन होता है एंड देयर इज योर ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला का मतलब होता है एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग वन। उसके बाद क्या पता चलता है कि सेल ऑल्सो कंटेन दी हेरिडिटी मटीरियल। इसके पास हेरिडिटी मटीरियल भी प्रेजेंट होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। उस टाइम वो न्यूक्लियस को ही समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास बायोप्लाज्म प्रेजेंट होता है विच इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं और इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है। आप सेल में हो सकता है, न्यूक्लियस में हो सकता है, मसल्स के अंदर हो सकता है। दिस इज बेसिकली वेरी फर्स्ट फ्लूइड जो आपको यहाँ पर आपके सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। अब ये आपकी सेल थ्योरी हो गई, राइट। और अब इसके बाद क्या होता है? अब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि ये कहते हैं कि कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट मिलेगा, किसी किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा। ये समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी होगी और वो ये है कि जो आपका फंक्शनल रीजन्स है, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। तो दिस इज दी फंक्शनल रीजन्स। अगर एक सेल को फंक्शनल होना है तो वो आपके कौन कौन से रीजन्स होते हैं जो आपके सेल को फंक्शनल बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं फंक्शनल रीजन्स। तो वो है, सबसे पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपके सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शनल नहीं है तो फिर आपका जो मेम्ब्रेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनका इन एंड आउट सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, राइट। इसके बाद आपका आता है दूसरा इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज योर साइटोप्लाज्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे यहाँ पर है दैट इज साइटोप्लाज्म विच इज बेसिकली बायोप्लाज्म और लिविंग फ्लूइड है, ठीक है। इसके बाद आपका फंक्शनल रीजन तीसरा आता है दैट इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है दिस इज ऑल्सो फंक्शनल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, रीजनरेटिव इन नेचर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? रीजनरेटिव इन नेचर होती है। तो ये दोबारा से अपने आप को जनरेट कर लेती है, दैट इज रीजनरेटिव, ट्रांसपेरेंट इन नेचर है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो आपका पहला, साइटो मींस सेल के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज योर साइटोप्लाज्म और ये कंटेन करता है आपके बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके सेल और सेल ऑर्गेनल्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसे ब्रेन कहा जाता है और वी कॉल इट एज डायरेक्टर ऑफ द सेल, क्योंकि ये आपके चीजों को क्या करता है? सेल को डायरेक्शन देता है। अब इसी न्यूक्लियस की बेस पर आपके दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस के बेस पर कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सेकेंड एब्सेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियस किसी में एब्सेंट होता है, ठीक है, और किसी में इफ इट इज एब्सेंट और इफ इट इज प्रेजेंट, तो दोनों सिचुएशंस में क्या होगा? तो अगर वो एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट, ठीक। और अगर वो प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं यूकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल। यहां से बनता है आपका वो, ठीक। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये भी आपके दो तरह का हो सकता है और ये यूकैरियोटिक सेल में आता है आपका प्लांट सेल वर्सेस दी एनिमल सेल। तो आप चाहें तो आप इसको भी बना सकते हो टू मेक इट बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अच्छे तरीके से अगर इसको समझना है तो दिस इज द बेस्ट वे। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वी हैव दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ठीक है, जो इसके सेलेक्टिवली परमिएबल होने का एविडेंस देते हैं। सो इट इज बेसिकली सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और वो आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सो दिस इज द होल सिलेबस, दिस इज द होल काइंड ऑफ अ थिंग्स जो आपको पढ़ना है। तो अभी ये चीजें जो हैं
ये आपको कहां पर हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी जब आपको आपके बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना है और मेजर चीजों को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो यहां पर आपका डिफरेंस है। तो दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन होती है एंड इट इज बेसिकली एब्सेंट हियर। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल वी हैव दिस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हम इसको भी देखते हैं। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। बाकी आपके राइबोसोम्स जो हैं वो कैसे हैं, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स। तो इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपके बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ न्यूट्रिएंट, सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं आपके, और अच्छा ये यहीं पर लिखा हुआ है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये आपके साइटोस्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं ऑफ द सेल। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स है ना, वैसे ही इनकी बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और आपकी ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सब इसी के अंदर आते हैं। और इंटरफिलामेंट्स 3 बनाते हैं। तो सेल के अंदर जो आपके साइटोस्केलेटन है उसमें क्या क्या आता है, तो साइटोस्केलेटन के बीच में जो एनिमल सेल के अंदर भी आपके प्रेजेंट हो सकता है, 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। दैट इज योर माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपके इंटरफिलामेंट्स, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, एक्टिन फिलामेंट्स, फ्लैजिला, सीलिया, ठीक। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो आपको इसमें पढ़ना होता है। वैसे ये इंटरफिलामेंट्स में आपके माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरफिलामेंट्स और आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आपके फ्लैजिला और सीलिया दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपका साइटोस्केलेटन के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको आपको डिटेल में करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको भी आपको डिटेल में करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आपको सेंट्रियोल पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, साइटोस्केलेटन के अंदर एक और चीज, वैसे तो ये इसमें आता है आपका सेंट्रियोल, आपकी ऑर्गेनल है ऑब्वियसली। सेंट्रियोल को आपको डिटेल में करना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसके क्वेश्चन सेल से भी आते हैं और सेल डिवीजन से भी आता है। सेल के अंदर इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, सेल से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा, सेल डिवीजन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके फंक्शन पे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको दोनों चीजें इसके अंदर करनी है। सेंट्रियोल एंड इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, बाकी समय एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसमें आपकी आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है आपके सेल का। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो आपके सेंट्रियोल्स के आसपास जो स्फीयर प्रेजेंट होता है उससे कनेक्टेड है। गोल्जी बॉडीज जो है वो आपके मॉडिफाई करने के काम आता है, जो भी बनी हुई चीजें होती है, दैट इज फॉर द मॉडिफिकेशन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज योर सेल चैप्टर, राइट। तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, सेल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, बिकॉज एक सिचुएशन पे आकर जब इसके अंदर डेड सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब वहां पर होता है आपका क्या, दैट इज योर ऑटोलिसिस। तो ऑटोलिसिस की वजह से लाइसोसोम्स के अंदर एक ऑटोलिसिस एक प्रोसेस है, दैट इज इनटू द लाइसोसोम्स, जिसकी वजह से हम इसे सुसाइडल बैग या डिस्पोजेबल बैग भी कहते हैं। और लाइसोसोम जो है वो आपकी एक तरह से पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, ठीक है। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कल हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर लाइसोसोम्स। So this is polymorphic organelle which is polymorph in nature, यानी कि वो कैसी होती है, it is having a different kinds of form। तो लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फ क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो मैं बहुत आपको क्रक्स में चीजें बता रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हर हाल में इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज समझ आ जाएंगी। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर बेसिकली कंटेनिंग दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जैसे कि आपके लाइपेजेस भी हैं, एसिड हाइड्रोलेजेस है, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपको आपके लाइसोसोम के अंदर मिलते हैं। लाइसोसोम को हम कह रहे हैं दैट इट इज योर पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल और इट इज पॉलीमॉर्फ इन नेचर। पॉलीमॉर्फ का मतलब होता है एन नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब आपकी एक से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर ये आपका सेपरेट हो सकता है। तो पॉलीमॉर्फ के अंदर ये जो लाइसोसोम है इट कैन बी प्राइमरी इन नेचर, तो वी कॉल इट एज प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इसके स्टेजेस हैं। पहला है आपका प्राइमरी लाइसोसोम, फिर आता है आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, फिर आपका आता है टर्शरी लाइसोसोम, या फिर हम इसे रेजिडुअल लाइसोसोम भी कहते हैं। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम। ठीक है, जिसके अंदर आपकी ऑटोलिसिस भी, आप इसी के अंदर इसको पढ़ सकते हो। वैसे ये अलग अलग चीजें हैं। दिस इज योर ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑटोफेगोसोम, ये एक चीज नहीं है, अलग अलग है, फॉर्म्स इसकी ऐसी हैं। तो ये देखो, अब ये इतने फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है लाइसोसोम, इसीलिए इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल भी कहा जाता है। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसे कहते हैं इनएक्टिव लाइसोसोम। ये लाइसोसोम आपका इनएक्टिव इन नेचर है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट है बट इनएक्टिवेटेड है और ये अभी किसी पे भी काम नहीं कर रहा है, तो ये इनएक्टिव इन नेचर है। जैसे ही आपके सेल के अंदर होती है एंडोसाइटोसिस, यानी कोई भी चीज, जैसे ही फूड मटेरियल, कोई भी चीज जब आपका सेल के अंदर एंटर करेगा तो आपका यहां हो गया आपका फूड मटेरियल। ठीक है, और अब इस फूड मटेरियल के साथ जब आपका लाइसोसोम जाकर अटैच हो जाएगा तब हम इसे कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो कैसा लाइसोसोम है, एक्टिव लाइसोसोम है। अब ये अपनी एक्टिविटी करेगा और इसकी डाइजेशन करेगा। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की वजह से लाइसोसोम के अंदर क्या होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अपने सेल के अंदर ही ये उसको चीजों को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। टर्शरी रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, जब ये आपका डाइजेस्ट कर देता है तो कुछ चीजें जो होती है वो आपके एक्सोसाइटोसिस से बाहर जानी होती है। ठीक है, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनडाइजेस्टेड आपका मटेरियल है वो बनाता है आपका रेजिडुअल लाइसोसोम, जो एक्सोसाइटोसिस से होते हुए आउट ऑफ द सेल ये चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज यू। तो ऑटोफेगोसोम के अंदर होता है जब अपने आप ये आपका फेगोसाइटोसिस करता है। कब, अब इसका बता देती हूं मैं आपको। ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम ऑटोलिसिस में डिफरेंस क्या है। ऑटोफेगोसोम, अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूं ऐसे चीजों में तो क्या बनेगा, ये ऑटो और यहां बनेगा फेगोसोम। तो फेगोसोम भी क्या है, अगर आप में से किसी को क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देती हूँ आपको इसके बारे में भी। यहां पर क्या होता है आपका, दिस इज योर ऑटो। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिकली, आपको यहां पर किसी चीज, किसी इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑटोमेटिक इन नेचर, राइट। फेगोसोम का मतलब क्या होता है, फेगोसोम ना आपका बेसिकली एंडोसाइटोसिस से आया है वैसे। अब एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो एंडोसाइटोसिस का मतलब, एंडो मींस अंदर की तरफ, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। तो जब भी सेल मेम्ब्रेन से कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर करती है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये एंडोसाइटोसिस आपकी दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और एक होती है आपकी पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अगर तो सेल के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल एंटर करता है, ठीक है, अगर तो कोई सॉलिड मटेरियल है तब हम उसमें वर्ड यूज करते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर वो मटेरियल जो एंटर हुआ है इफ इट इज लिक्विड मटेरियल तब हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एंडोसाइटोसिस। तो फेगोसोम का मतलब हुआ सॉलिड मटेरियल इसने एनगल्फ किया है। यहां पर फिर से क्या होगा, एनगल्फमेंट होगा, लेकिन पहले वर्ड क्या है यहां पर, ऑटोमेटिक। तो क्या होता है कि कई बार सेल में कोई चीज एंटर करती ही नहीं है। अगर सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस नहीं होती है, इफ इट नॉट अकर्स, अगर ये नहीं होती है तो लाइसोसोम खाना कैसे लेगा, तो लाइसोसोम जो है ऑटोमेटिक एनगल्फिंग करता है फ्रॉम सेल ऑर्गेनल्स। जैसे कि कई बार ये खाना जो है वो कहां से ले लेगा, सेल ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया या आपका क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। तो जब इनसे ये खाना लेने की कोशिश करता है और अंदर सेल के अंदर से ही, तब हम उसे ऑटोफेगोसोम कहते हैं। तो फिर ऑटोलिसिस क्या होती है? तो ऑटोलिसिस का मतलब, ऑटो मींस अपने आप, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो कई बार क्या होता है कि इसके अंदर आपके जो सेल्स होते हैं वो टॉक्सिक सेल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। टॉक्सिक सेल इकट्ठे होते हैं तो टॉक्सिक सेल बन जाता है वो, उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिसिटी चीजें जो है वो आपकी जो है यहाँ पर आपकी क्लस्टर बना दी, इकट्ठी हो जाती है। तो ज्यादातर उसमें आपके डेड सेल्स भी हो सकते हैं और टॉक्सिक सेल्स भी हो सकते हैं और ऐसे सेल्स भी हो सकते हैं जो रिकवर नहीं हुए हैं। अब उनको डाइजेस्ट करने के लिए कई बार लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वही क्या कर देती है, आपके एंजाइम्स रिलीज करती है। तो यहाँ पर आपके एंजाइम्स रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, उसका देयर इज योर ब्रेक डाउन ऑफ दी लाइसोसोम इटसेल्फ। तो लाइसोसोम खुद ही क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ सुसाइड। इस पॉइंट पर ऑटोलिसिस की वजह से इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये ऑटोलिसिस ही करे, कई बार ये जो पिछला वाला प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो भी आपका लेता है। ये वाला, जैसे ये वाला है, ये एंडोसाइटोसिस होती है और फिर ये इसके अंदर आपके ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये वाला, ठीक है। तो ये अलग है और ये आपका अलग है, दैट इज ऑटोलिसिस इन नेचर। तो ये बन गया आपके लाइसोसोम। तो लाइसोसोम आपके इतने सारे फीचर्स को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। ठीक है, चलो उसके बाद आपके दीज आर दी ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम भी आपको क्लियर कर देती हूँ, लाइसोसोम, राइबोसोम, तो ये तो ऑलमोस्ट क्लियर ही होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो होता है बेसिकली वो किससे बनता है आपका, देखो क्या होता है, सेंट्रोसोम का मतलब ऐसा होता है जैसे ये मेरा सेल है, ठीक है, इफ दिस इज माय सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एक और जो प्रेजेंट होती है ऑर्गेनल, इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। अब क्या होता है कि जहां पर सेंट्रियोल होता है उसके आसपास ना थोड़ा सा स्पेस ऐसे खाली दिखाई देता है, ये वॉइड सा स्ट्रक्चर होता है खाली, जिसको कहते हैं सेंट्रोस्फियर। तो सेंट्रियोल के आसपास कुछ दूरी तक कोई भी ऑर्गेनल नहीं होती, कोई कुछ कुछ प्रेजेंट नहीं होता वहां पर, उसे कहा जाता है आपका सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फियर को कलेक्टिवली कहा जाता है सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका फिर स्प्लिट करता है। ठीक, अब इसके बाद आपका राइबोसोम है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन फैक्ट्रीज है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, आपका प्रोटीन्स बनेगा, और प्रोटीन्स बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, आरएनए की। तो जो आरएनए आपकी ऑर्गेनल होती है वो आपको आपके राइबोसोम के अंदर मिलती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते हैं, चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज योर, आज जो हमने अभी कवर किया है दैट इज दी सेल का पार्ट 1। कल हम इसके अंदर पार्ट 2 की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उन चीजों के बारे में भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी, जहां पर क्लियर नहीं हुआ है इस लेक्चर के दौरान भी तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके जी, चलिए, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।